तो आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे जो उग्रवादी चरण टॉपिक है उस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं उदारवादी चरण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं उग्रवादी चरण पे वीडियो बना रही हूँ। तो इस प्रकार है। उदारवादी चरण। उग्र राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही भारतीय जनता में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदारवादियों के प्रयास का कोई अधिक सफल निष्कर्ष नहीं निकला। उधर औपनिवेशिक शोषण भी जारी रहा। अंततः नरमपंथी धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोने लगे। ऐसी स्थिति में एक नया नेतृत्व उभरा जिसका रुख अधिक संघर्षशील और अधिक उग्र राष्ट्रवादी भावना में विश्वास रखता था। इनकी मांगें आमूल परिवर्तनवादी थी। उदारवादी कांग्रेस की आलोचना काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। 1893 ईस्वी में अरविंद घोष ने अपना नाम दिए बिना बम्बई से प्रकाशित इंद्रप्रकाश में कई लेख लिखकर कांग्रेस की इस नीति की कड़ी आलोचना की। उग्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। अंग्रेजी राज की प्रकृति को ठीक ठाक समझना। आरंभिक काल में नेताओं ने आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज तथा उसकी नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मुख्य कारण है। श्री रमेश चंद्र दत्त और जीवी जोशी ने अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था का ठीक ठाक मूल्यांकन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह स्पष्ट किया कि सेनाओं की भर्ती में अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर है। इन्होंने सैनिक असैनिक पदों पर ऊंचे वेतन, गृह शासन के बढ़ते व्यय, भेदभावपूर्ण आयात निर्यात नीति, अदूरदर्शी भूमिकर नीति, भारत के औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता, भारतीयों को अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना आदि मुद्दों को उठाया। इससे अंग्रेजी शासन का वास्तविक स्वरूप सामने आया। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ। 1897 ईस्वी में पूना में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया। तिलक एवं अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर कारावास भेज दिया गया। 1898 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता में 124A तथा 156A जैसे दमनकारी कानून जोड़े गए। 1904 ईस्वी में कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन। इसी समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1868 ईस्वी के बाद जापान एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा, जिससे भारतीयों के अंदर एक ऐसी भावना जागी कि बिना पश्चिमी सहायता के भी एशियाई देश आर्थिक विकास कर सकते हैं। 1896 ईस्वी में यूथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। 1905 ईस्वी में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की और जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि अगर जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को भी चुनौती दे सकती है। भारतीय विचारों का योगदान। इस काल के कुछ महान भारतीय विचारक एवं नेता जैसे विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष आदि ने सभी लोगों को उग्रवाद के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। विवेकानंद का हम कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। विवेकानंद ने आगे लिखा, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उससे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत पाए हैं। प्रशिक्षित नेतृत्व। 1905 ईस्वी तक ऐसे नेतृत्व का विकास हुआ जिसने पीछे के राजनीतिक आंदोलन तथा संघर्ष के नेतृत्व संबंधी बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर लिया। यह नेतृत्व इस आंदोलन को एक उच्चतर राजनीतिक स्तर तक ले जाने में सक्षम था। उग्र राष्ट्रवादी विचारों का अस्तित्व। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कुछ भिन्न राजनीतिक विचारधारा और कार्यनीति वाले राष्ट्रवादियों के नए दल का कांग्रेस के अंदर ही उदय और विकास हुआ। कई कारणों से 19वीं सदी के अंत में यह दल, जिसे गरम दल कहा गया, बड़ी तेजी से बढ़ा। इसके सबसे
महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लोकमान्य तिलक थे। इसके अलावा राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेता इसका प्रतिनिधित्व करते थे। उदारवादियों तथा उग्रवादियों में अंतर न सिर्फ विभिन्न तरीकों के अपनाने में था, बल्कि कई दृष्टियों से उनमें आधारभूत अंतर था। तो इस प्रकार यह उग्रवादी चरण का टॉपिक है और आगे मैं बंगाल विभाजन पे वीडियो बनाऊंगी। छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ने में इजी रहेगा, इसलिए मैं ये शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।